आगे लेके चलते हैं। अंशुल सहगल, कोटक महिंद्रा एएमसी के पीएमएस हेड, ऑलमोस्ट $1 बिलियन फंड संभालते हैं पीएफ में, काफ़ी बड़ा पीएमएस है इनका। वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे अच्छे काबिल दोस्त जैसे हिंदी मूवीज़ में बोला जाता था। अंशुल, बहुत शुक्रिया ET Now स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए। ये कब तक चलेगा करेक्शन, क्या लग रहा है आपको आज की कितना ज़रूरी है हर मार्केट पार्टिसिपेंट को आज यूएस की जो हमारे हिसाब से शाम को जो महंगाई की लेवल आएगी वो वॉच करना कितना ज़रूरी है आपके हिसाब से? थैंक यू अजय। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। वो आपने कभी खुशी कभी गम की याद दिलाई, मुझे उससे एक चीज याद आ गई कि आपकी पंचलाइन देख के ना मुझे एक गाना याद आता है, हर तरफ तेरा जलवा। तो वो गाना मुझे याद आ गया आज। बट हर तरफ तेरा जो जलवा, आपने जो आपने बात बोली ना, वो मार्केट्स में ये थोड़ा पेन पिछले कुछ 6-8 महीने से चल रहा है। लेकिन अगर आप इसको कॉन्टेक्स्ट में देखें, कुछ 3 से सवा 3 लाख करोड़ रुपया FIIs इंडिया से ले चुके हैं और करीब करीब 7 से 8 साल में इतना पैसा इंडिया में आया था जो कि वो लोग ले जा चुके हैं। उसके बावजूद जो फ्रंटलाइन इंडेक्स है वो ज्यादा गिरा नहीं है, पीक से मान लीजिए 12-13%, 14% जो भी गिरा है। और ब्रॉडर मार्केट में काफी करेक्शन हुआ है स्मॉल मिड कैप्स में। मेरा ख्याल पीक से स्मॉल कैप इंडेक्स कुछ 20-22% नीचे है और ईयर टू डेट देखा जाए तो कुछ 17-18% ऐसा कुछ नीचे है। और कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि 40-50% नीचे आ चुके हैं ऑलरेडी। तो मार्केट में मोटा मोटा करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। हम अपने इन्वेस्टर से और खुद से भी जब बात करते हैं तो आपस में यही कहते हैं कि मार्केट में फ्रीक्वेंसी नहीं देखनी चाहिए, मैग्नीट्यूड देखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ डाउनसाइड जितनी मर्जी हो, लेकिन अपसाइड कितना है। अगर आप 10 दिन तक 1 बेसिस पॉइंट नीचे जाएंगे, ऑफ कोर्स ये पेन जरूर होगा कि भाई ऊपर नहीं जा रही मार्केट। लेकिन अगर 6 महीने बाद आपको 30-40-50% की अपसाइड दिखती है इंडिविजुअल स्टॉक्स में, तो क्या वो फ्रीक्वेंसी बेयर करनी चाहिए या फिर हमें उस फ्रीक्वेंसी से डर के और साइड पे बैठ जाना चाहिए? हमारा ये मानना है कि फ्रीक्वेंसी की तरफ ना देखें, मैग्नीट्यूड की तरफ देखें और लॉन्ग टर्म की तरफ देखें। इंडिया इस समय एक अकेली ऐसी मार्केट है जो कि अगले साल में भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाएगी और यहाँ से 4-5 साल में इंडिया स्टैंड आउट मार्केट रहेगी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। तो ये पीरियड वॉलेटिलिटी का पोर्टफोलियोज बिल्ड करने का है। इसमें ग्रेजुअली पोर्टफोलियोज बिल्ड करने चाहिए। हो सकता है 3-4-6 महीने और वॉलेटिलिटी चलती रहे, बट इंडिया के लिए ये गोल्डन पीरियड होने वाला है और गोल्डन पीरियड को एंजॉय करने के लिए टफ पीरियड्स में पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। और जलवे की बात कर रहे हैं तो इस समय तो सिर्फ बेयर्स का ही जलवा है, हर तरफ बेयर्स का जलवा। यूएस में बेयर्स का जलवा, इंडिया में बेयर्स का जलवा। लेकिन जिससे बुरा समय भी ज़्यादा लंबे टाइम तक चलता नहीं है और हमें छोड़ना नहीं चाहिए, अपना ढांढस जो है वो टूटना नहीं चाहिए। तभी आप लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ज़रा बताइए तो, जिस तरह से 12,300 करोड़ कल SIP का डेटा आया, वापस ऑल टाइम हाई पे आ गया है, इतना फ्लोज आ रहा है। PMS में भी बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कई PMS। आपका भी PMS अच्छा कर रहा है, फ्लोज आ रहे हैं। इंक्रीमेंटल फ्लोज कहाँ लगा रहे हैं आप, कौन से सेक्टर्स पे पैसा डाल रहे हैं आप? हमारा अजय ये मानना है कि इस मार्केट में अगले कई साल की जो ग्रोथ हमें दिखती है उसको बिल्ड करने के लिए कैपेसिटीज बिल्ड करनी पड़ेंगी कंपनीज को। अभी इस समय शायद 70 से 80% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है सिस्टम का, और इंडिविजुअल सेक्टर्स का मान लीजिए कई जो अच्छे सेक्टर्स हैं 80 से 90% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। वो कैपेसिटी एक्सपेंड करने के लिए इनको अगले 1 से 2 साल में कैपेसिटी नहीं डालनी पड़ेंगी और इस वजह से जो कैपिटल गुड्स कंपनीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वो इस साइकिल के बेनिफिशियरीज होंगे। दूसरी चीज, अगर आप देखें इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही
कमाल की स्कीम वो लोग लेकर आए हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसमें कि वो कंपनीज को इंसेंटिव देंगे अगर वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। तो इस वजह से ये कंपनीज जो इस स्कीम के अंदर जिन्होंने अप्लाई किया है वो भी अपनी कैपेसिटीज बढ़ाएंगे। हमारा ये मानना है कुछ अगले 5 साल में 7 लाख करोड़ का की नई कैपेसिटी बननी चाहिए। अगेन उसका बेनिफिट जो है वो कैपिटल गुड्स कंपनीज को आएगा। तो ये सेक्टर हमें बहुत अच्छा दिखता है इस समय। बैंकिंग एंड फाइनेंस अगेन, ये स्पेस लास्ट ईयर में और कई सालों से थोड़ी अंडर परफॉर्म कर रही है। फ्रंट लाइन बैंक्स तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन पीएसयू बैंक्स या सेकंड लाइन बैंक्स जो है उन्होंने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है कई सालों में। अब ये सेक्टर काफी क्लीन अप इस सेक्टर में हो चुका है, एनपीएस काफी क्लीन हो चुके हैं, और राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट प्लस जो ग्रोथ हम सिस्टम में देख रहे हैं, दोनों का बेनिफिट क्रेडिट ग्रोथ पे इन कंपनीज को मिलेगा। तो वैल्यूएशंस रीजनेबल हैं और ग्रोथ आगे दिखती है, मार्जिन्स भी एक्सपैंड होते दिखते हैं। बैंकिंग सेक्टर इस वजह से हमें काफी इंटरेस्टिंग लगता है इस समय। और फाइनली अगर देखें इंडिया का, ये यूक्रेन वॉर में एक चीज तो क्लियर हो गई है कि इंडिया को अगर अपनी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स मीट करनी है तो वो किसी थर्ड पार्टी पर डिपेंड नहीं कर सकता है, और इंडिया को उस डिफेंस रिक्वायरमेंट के लिए इंटरनली इंडिजिनाइज करना ही पड़ेगा। इसमें अब कोई दो राहें रही नहीं है, और ये अर्जेंसी गवर्नमेंट भी दिखा रही है। तो हमारा ये मानना है डिफेंस कंपनीज भी इसकी बड़ी बेनिफिशरीज होंगी। इसके अलावा होम इम्प्रूवमेंट, शुगर, ये कुछ सेक्टर्स हैं जिनके अंदर हमें टेलविंड्स और स्ट्रेंथ दिखती है। बट बाय एंड लार्ज हर सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है, स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी है। पूरा सेक्टर चलेगा वो वाला टाइम निकल चुका है। अब ये टाइम है कि आपको स्टॉक पिकिंग करनी पड़ेगी आगे, और अपॉर्चुनिटीज कई सेक्टर्स में अवेलेबल है। गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज कई सेक्टर्स में मौजूद हैं, लेकिन ऑटोमोबाइल स्पेस पर आपकी राय हम जानना चाहेंगे, क्योंकि 10 दिन पहले ऑटो बिक्री के आंकड़े आए थे जिसमें पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल पर अच्छे बिक्री के नंबर्स आए थे। अभी सीएम के डेटा आते हुए दिख रहे हैं, इसमें भी पैसेंजर व्हीकल की अगर डेटा देखें बढ़त होती हुई दिखी है। ऑफकोर्स ट्रैक्टर सेल्स भी आने वाले 3 महीनों में, क्योंकि मानसून सीजन है, हो सकता है बढ़ती दिखे। इस सेक्टर को आप कैसे देखते हैं? मानसी, हमारा मानना ये है कि ये सेक्टर काफी अच्छा करेगा। जो सिक्लिकल सेक्टर है ये, और पिछले 2-3-4 सालों में ये सेक्टर काफी वीक रहा है। इसका टर्न अराउंड अब चालू हो गया है, और उसकी जो स्ट्रेंथ है आगे चल के वॉल्यूम्स में दिखेगी। दूसरी चीज, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट, इनपुट प्राइस कॉस्ट काफी बढ़ गई है, स्टील के प्राइस बढ़ गए हैं और बाकी इनपुट्स जितने हैं सब बढ़ गए हैं, और अब वो थोड़े टेपर डाउन होते नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ 4 महीने हो गए हैं यूक्रेन वॉर को, ये मान लीजिए एक केस बिल्ड कर सकते हैं कि 1 से 2 महीने में शायद वॉर थोड़ी ईज ऑफ हो जाए, जिसका फिर बेनिफिट कमोडिटी प्राइसेस को मिलेगा कि कमोडिटी प्राइसेस नीचे आएंगे। ऐसा सिनारियो अगर बिल्ड करें तो इनके अंदर मार्जिन एक्सपेंशन भी हमें दिखता है। दोनों चीजों को मिला के, और वैल्यूएशन फिर कई कंपनीज इन सेक्टर्स में है जो कि 5 साल पहले का जो उनका भाव है उससे भी नीचे इस समय ट्रेड कर रही हैं। वो ये बताता है कि वैल्यूएशन रीजनेबल है, एक्सपेक्टेशंस लो हैं, और एक्सपेक्टेशंस इन कारणों की वजह से बीट हो सकती हैं। तो हमें ये लगता है कि ये सेक्टर अट्रैक्टिव है इस समय, और इसमें अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। अंशुल, एक चीज़ इस पूरे ही हमने क्वार्टर के अंदर देखी है, वो थे एनर्जी के दाम में काफ़ी तेज़ी से बढ़े, खासकर वो कंपनीज जिनके सीधा एनर्जी के साथ कोरिलेशन है, जैसे कि GRMs वगैरह बढ़े, उन कंपनीज के अंदर बहुत तेज़ी से अच्छी बढ़त आई है। इन पे आपका टेक क्या है? ये आगे भी ऐसे ही चल सकती है या फिर ये वन ऑफ जैसा हिस्सा है, जैसे कि MRPL, जैसे कि चेन्नई पेट्रो? इस बार बताया जा रहा है कि रिलायंस भी काफ़ी दमदार तरीके से आगे आएगा। थोड़ा डिम्पी, इस समय हमारा कंट्री को थोड़ा ये बेनिफिट मिल रहा है कि हम जो क्रूड प्रोक्योर कर रहे हैं, हमारा क्रूड बास्केट सस्ता है, और दुनिया में मेजॉरिटी रिफाइनरीज हमारी कंट्री में है। तो जो रिफाइंड ऑयल है वो महंगा बिक रहा है, और क्रूड बास्केट थोड़ा सस्ता हो गया, क्योंकि हम प्रोक्योरमेंट हमने अपना कुछ करीब 10% रशिया से लेना चालू कर दिया है।
अब उसका नतीजा ये है कि जो इनके मार्जिन है इन रिफाइनरी कंपनीज के, उनका अंदेशा है कि वो एक्सपैंड हो जाएंगे और वो बेनिफिट इन कंपनीज को मिलेगा। प्लस जब एनर्जी प्राइसेस बढ़ते हैं तो जो इनकी इन्वेंट्रीज होती है वो भी, उनका भी बेनिफिट इनको इन कंपनीज को मिलता है। बट ये कहना कि क्रूड प्राइसेस बढ़ते ही जाएंगे या ये एनवायरनमेंट जिसके अंदर की स्पेशल बेनिफिट इन कंपनीज को मिल रहा है ये चलता ही रहेगा, मेरा ख्याल वो थोड़ा सा ओवर ऑप्टिमिज्म होगा। कम से कम इस पीरियड में इनको बेनिफिट हो रहा है, बाकी डेटा डिपेंडेंट रहेगा। आगे चल के डेटा क्या कहता है, अकॉर्डिंगली इन कंपनीज में अपना स्टांस लेना चाहिए। इस समय का बेनिफिट जरूर है, लेकिन परपेचुअल बेनिफिट्स, ये सिक्लिकल सेक्टर्स हैं, इनके अंदर परपेचुअल बेनिफिट बहुत मुश्किल है। अंशुल, एक और बहुत इंटरेस्टिंग ट्रांजैक्शन हुआ, आपने फाइनेंशियल्स की बात की तो आईएफएल फाइनेंस में ट्रांजैक्शन, ऐसे खतरनाक बाजार के अंदर भी आईएफएल फाइनेंस 10% ऊपर है। मैं स्टॉक पे रिएक्शन नहीं मांगूंगा, लेकिन मैं जानना चाहूंगा हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में जो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उससे 11,000 करोड़ का वैल्यूएशन लग रहा है 20% के लिए, जबकि मेन कंपनी का ही भाव 11-12 हज़ार करोड़ है। मेजर अनलॉकिंग हमने अभी हाल ही में दीपक पारेख जी की कमेंट्री भी देखी थी। अगर हम बाकी हाउसिंग फाइनेंस प्लेयर्स को भी देखें, कोई चीप नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये जो एनबीएफसी स्पेस है या एनबीएफसी विद हाउसिंग फाइनेंस प्लेज है, इस पूरे जोन को आप कैसे देखते हैं? एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, अजय, इनके अंदर ऑफ लेट एक पिक्यूलियर प्रॉब्लम रही है। वो ये है कि बैंक्स इस स्पेस में बहुत अग्रेसिवली आ गए हैं, और क्योंकि बैंक्स का कॉस्ट ऑफ फंड सस्ता रहता है, उन्होंने एनबीएफसी कंपनी से कम भाव में लोन्स दिए हैं। इस वजह से एनबीएफसी कंपनीज ने अपना मार्केट शेयर लूज किया है। उसका नतीजा ये हुआ है कि ये कंपनीज बाय एंड लार्ज आप देखेंगे तो इन कंपनीज में वैल्यूएशन सस्ती हो गई है, मतलब नीचे आ गई है, क्योंकि लोगों को ये चीज समझ आ गई कि ये मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं और उन्होंने बेचना चालू किया। लेकिन इस सेगमेंट में कुछ आप मान लीजिए 7 से 8 साल की मंदी रही है, और अपॉर्चुनिटी इस सेगमेंट में काफी सब्सटेंशियल है। और आडिया जैसी कंपनी जब इन्वेस्ट करती है इसके अंदर, तो वो 1-2 साल 6 महीने के लिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड देख के इन्वेस्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड इस स्पेस में बहुत बहुत बड़ा है, अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ा है। और जैसे ही ये जो अनोमली है ये करेक्ट होगी, तो सब, चाहे एनबीएफसी हो चाहे बैंक्स हो, उनके लिए मार्केट अवेलेबल है और वो मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो हमारा ये मानना है कि ये स्पेस लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है। नियर टर्म हेडविंड जरूर है, लेकिन जो भी लॉन्ग टर्म प्लेयर है इस स्पेस में वो बेनिफिट करेगा ही करेगा। बिल्कुल अंशुल, हाउसिंग फाइनेंस पर तो आपने अपनी राय दी, लेकिन साथ ही इंश्योरेंस स्पेस अगर देखें, वहां पर भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव मूव्स इन दिनों नजर आते हैं। ब्रोकरेजेस के भी पॉजिटिव रडार में है, और अभी ताजा आंकड़े अगर देखें, फर्स्ट ईयर प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के मई में करीब 88-89% तक जाते दिखे हैं। इंश्योरेंस सेक्टर को आप कैसे देख रहे हैं? इंश्योरेंस सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बहुत है मानसी, लेकिन उसके अंदर इशू ये है कि वैल्यूएशंस में वो जो अपॉर्चुनिटी है वो नजर आती है। इस वजह से कई कंपनीज इस स्पेस में पिछले 3-4 सालों में फ्लैटिश रही हैं, वो उन्होंने ज्यादा रिटर्न दिया नहीं है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी स्टॉक प्राइसेस में बिल्ड थी। अब ये 3-4 साल का जो कंसोलिडेशन फेज रहा है इस स्पेस में, उसके बाद अगर अब आगे 2-3 सालों में ग्रोथ नजर आती है, तो उस ग्रोथ का इन स्टॉक्स में जरूर उसका फायदा होगा और वो स्टॉक्स में दिखेंगे। हम लाइफ इंश्योरेंस को प्रेफर करते हैं ओवर जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में थोड़ा सा हेडविंड्स है। हम ये भी सुन रहे हैं कि लाइफ इंश्योरेंस, कुछ ऐसा अंदेशा है या कुछ पेपर ऐसा आया था कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को भी जनरल इंश्योरेंस, पर्टिकुलरली हेल्थ इंश्योरेंस करने का मौका दिया जाएगा रेगुलेटर की तरफ से, तो उससे और भी कंपटीशन बढ़ेगा जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में। तो अगर ऐसे देखा जाए, डिकंस्ट्रक्ट किया जाए, तो लाइफ इंश्योरेंस बेटर है, और 3-4 साल का कंसोलिडेशन हो चुका है। अगर यहाँ से ग्रोथ मार्केट बीटिंग आती है, तो वैल्यू अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली अवेलेबल है।
अंशुल, एक आज हम ना सुबह लोधा डेवलपर्स के जो सेल्स देखते हैं उनके मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि आगे चल के ना कुछ और दाम बढ़ सकते हैं रियल एस्टेट के। ये सिर्फ बात लोधा की नहीं है, कई और ऐसी कंपनीज भी होंगी जो आगे चल के वे आगे पास ऑन करेंगी। तो आप इस पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को देखते कैसे हैं? एक तरफ अच्छी डिमांड है और खूबसूरती उसके ऊपर ये है कि जो भी इनके पास प्रेशर आ रहा है ये पास ऑन भी कर रहे हैं और कंज्यूमर्स को पता है, वो तो खुद कह रहे हैं, कंज्यूमर्स हमको बता रहे हैं कि ठीक है 2-3% दाम बढ़ेंगे, कोई बात नहीं, हम पे कर देंगे। जी डिम्पी, ये इन्वेस्टमेंट मार्केट्स ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टर तब आता है जब पीछे के 1-2 सालों में उसने रिटर्न देख ली होती है। वो उसको ये नहीं बताता है कि अगले 2 साल में रिटर्न आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन उसको ये कंफर्ट हो जाता है कि पिछले 1-2 साल में रिटर्न आई है, तो उसको लगता है शायद ये जो ट्रेंड है ये आगे चल के भी चलेगा। उसी तरह रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टर जब आते हैं वो ये देख कर आते हैं कि पीछे रियल व्यू मिरर में उनको कितना रिटर्न नजर आ रहा है। अगर आप पिछले करीब 7-8 साल देखें 2014 के बाद से, तो तब से रियल एस्टेट प्राइसेस नीचे जा रहे थे, इसलिए इन्वेस्टर इंटरेस्ट और बायर इंटरेस्ट रियल एस्टेट में नहीं था। सिचुएशन ये हो गई कि 2020-21 में रियल एस्टेट इतनी अफोर्डेबल हो गई कि 2003 में जो अफोर्डेबिलिटी लेवल था वो 2020-21 में वापस आ गया। अब पहली परचेज जो रियल एस्टेट में हुई वो हुई एंड यूजर्स की तरफ से, और अब जो भाव बढ़ रहे हैं उसको देख के इन्वेस्टर इंटरेस्ट इस स्पेस में बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे भाव बढ़ेंगे, और भाव बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। ये एक वर्चुअस साइकिल इस रियल एस्टेट सेक्टर में आता नजर आ रहा है। भाव बढ़ने का रीजन ये भी है कि इन्फ्लेशन है, स्टील प्राइसेस, सीमेंट प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस सब बढ़े हैं। बिल्डर तो उसको पास ऑन करेगा ही करेगा, लेकिन जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो बैठे हुए हैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में उनको इस चीज का बेनिफिट हो रहा है, और उसकी वजह से नए इन्वेस्टर भी इस स्पेस में आते हमें नजर आ रहे हैं। पहले आपसे आईटी सेक्टर पर बात करना चाहूंगा। स्टॉक्स काफी पिटे हैं, अपने पीक वैल्यूएशन से 20% नीचे हैं। अभी अभी हमने देखा गोल्डमैन सैक्स ने एक कमेंट्री निकाली कि कहा है कि जो ग्रोथ, हिस्टोरिक ग्रोथ या लास्ट 2-3 साल में जो हाई ग्रोथ इन्वायरमेंट देखा है आईटी स्टॉक्स में वो जारी ना रह पाएगा, और इसलिए बाजार शायद पनिश करे और वैल्यूएशंस को थोड़ा पीटे। अगर हम स्टॉक्स को देखें तो काफी गिर भी गए हैं। आप इस कमेंट्री को कैसे देख रहे हैं, इस आर्ग्यूमेंट को कैसे देख रहे हैं एसेंशियली? क्योंकि चंद्रा साहब ने भी आज अपनी एनुअल रिपोर्ट अपने एनुअल जनरल मीटिंग में चंद्रा साहब ने भी एग्जैक्टली यही बात बोली कि वैसे तो सब ठीक है डील इन्वायरमेंट, लेकिन स्टैगफ्लेशन का रिस्क, एट्रिशन का रिस्क वो काफी ज्यादा अब सता सकता है सेक्टर को, जबकि टीसीएस का एट्रिशन लोएस्ट है इंडस्ट्री में। आप कैसे देखते हैं स्पेस को? जी अजय, इसके अंदर इस स्पेस में या कोई भी आप सेक्टर ले लीजिए, जब तक तो इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि सब ठीक है तो इन्वेस्टर्स उस स्पेस को रीरेट कर देते हैं। जहां पे क्वेश्चन मार्क्स रेज होने लगते हैं एनवायरनमेंट पे, वहां थोड़ा सा एक तरह से कंसोलिडेशन फेज उस स्पेस में नजर आता, कोई भी सेक्टर हो उसमें ये नजर आता दिखता है। आईटी सेक्टर में पिछले 2 साल में आप कोई भी पैरामीटर ले लीजिए, चाहे डिमांड ले लीजिए, चाहे जनरल परसेप्शन ले लीजिए, चाहे बैलेंस शीट स्ट्रेंथ ले लीजिए, हर पैरामीटर पे ये सेक्टर बहुत अच्छा नजर आता था, और इस वजह से इसमें सिग्निफिकेंट री रेटिंग हुई है। जो स्टॉक 10 टाइम प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड करते थे वो 30-35 टाइम पे ट्रेड करना चालू कर दिया उन्होंने इन अ मैटर ऑफ 2 इयर्स। अब जब इतना री रेटिंग होता है तो उस री रेटिंग वो एक एक्सपेक्टेशन पे होता है कि इस स्पेस में ग्रोथ होती रहेगी, जो सब एनवायरनमेंट हमें नजर आता है अच्छा एनवायरनमेंट वो चलता रहेगा। जहां पे उस पे क्वेश्चन मार्क नजर आते हैं वहां पे सेक्टर डीरेट होना चालू होता है, और वो आज हम देख रहे हैं। हमें ये लगता है कि अगर हम 2 पहलुओं पे, रेवेन्यू पे देखें और कॉस्ट पे देखें, रेवेन्यूज के लिए जब दुनिया में रिसेशन का एनवायरनमेंट होता है तो पहला बजट जो काटा जाता है वो आईटी बजट होता है, और उसका इम्पैक्ट इन कंपनीज पे आएगा ही आएगा। इंडिविजुअल कंपनी पे आए या ना आए, लेकिन एग्रीगेट सेक्टर पे जरूर आएगा। डिमांड पूल थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता हमें नजर आ रहा है। और अगर कॉस्ट पे देखें, जितना इस समय डिमांड पिछले 2 साल में आईटी सेक्टर में रहा है
उस वजह से एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है और अट्रिशन भी बढ़ गया है। एम्प्लॉयज एक कंपनी से अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेते हैं और उस अपॉइंटमेंट लेटर को 2-3 कंपनीज में दिखा के सैलरी राइजेस उन कंपनी से लेके और उन कंपनीज को ज्वाइन कर लेते हैं। आज ऐसा एनवायरनमेंट है इस सेक्टर में। इस एनवायरनमेंट में कॉस्ट प्रेशर इस सेक्टर में रहेगा ही रहेगा। तो एक तरफ आपको जो डिमांड पूल है वो कॉन्ट्रैक्ट होता नजर आ रहा है और दूसरी तरफ कॉस्ट प्रेशर्स नजर आ रहे हैं। ये मल्टीपल्स के लिए, प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल्स के लिए ठीक नहीं हो सकता है। हमें ये लगता है कि प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल्स थोड़े कॉन्ट्रैक्ट जो हुए हैं वो तो हुए ही हैं और पॉसिबिलिटी है कि और भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से हो सकते हैं। तो इस सेक्टर में थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। बिल्कुल अंशुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए और अपना समय देने के लिए, साथ ही मार्केट पर इतना बढ़िया एनालिसिस, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस और अप्रोच आपकी तरफ से हमें मिलता हुआ दिखा। हैव अ नाइस डे एंड अ ग्रेट वीकेंड टू यू। और एक लाइन और बोलने के लिए, आप जो कह रहे थे ना अंशुल, वो कह रहे थे कि हर तरफ तेरा जलवा, हर तरफ तेरा जलवा। एक मैं उसके अंदर बस लाइन जोड़ने, अंशुल कट गए क्या हमारे साथ लाइन पे? कट गए होंगे लगता है। अच्छा आप अंशुल हैं आप? अच्छा एक ना मीम, जब आप ये बात बोल रहे थे ना तो कोइंसिडेंटली मेरे पास भी एक मीम आया, उसमें जितने बायर्स हैं ना मार्केट के वो सारे कह रहे थे गजब बेइज्जती है। कल चला बाजार और आज टूट गया, गजब बेइज्जती है। तो ये भी बहुत अच्छे से चल रहा था। चले तो आपको ध्यान होगा पंचायत मूवी के अंदर था ये पहला डायलॉग। बिल्कुल थैंक यू वेरी मच अंशुल, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत। बहुत अच्छा लगा।